बात करने जा रहे हैं एमसीडी की बाजी किसके हाथ दिल्ली में लगने जा रही है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए गणना लगातार जारी है। 2 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत भी हो चुकी है। तो रेखा गुप्ता के लिए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद ये पहली परीक्षा है और वहीं आम आदमी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस करने की कोशिश करती हुई इन चुनाव में नजर आई है। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आई हैं उसमें 2 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है। रेखा गुप्ता की सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल करी है। एक पर आम आदमी पार्टी और एक पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 3 पर आप, 1 पर एआईएफ भी आगे फिलहाल चल रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, किस तरह से हम देख रहे हैं कि मतदान भले ही 38% के आसपास हुआ हो, कम हुआ हो, लेकिन यहाँ पर दोनों की ही साख एक तरह से दांव पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए ये बड़ी परीक्षा है विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद। जी बिल्कुल आदित्य, क्योंकि पिछली बार का अगर हम रिजल्ट देखें तो जिन सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है 12 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हुए थे और 9 में से 8 वो सीटें हैं जिनके पार्षद जो है वो विधायक बन गए थे। इसमें रेखा गुप्ता भी शामिल हैं। वो पहले शालीमार बी जो वार्ड है वहां से पार्षद हुआ करती थी, फिर विधायक वो बनी और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनी। तो अभी फिलहाल शालीमार बाग के जो रिजल्ट आए हैं उसमें 10,000 मतों की भारी अंतर से जो वहां की अनीता जैन जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के प्रतिद्वंदी से जीत हासिल की है। लेकिन अगर 9 सीटों से बीजेपी को कम इस बार बाई इलेक्शन में मिलता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि बीजेपी के लिए एक हल्का झटका जरूर है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें अभी 2 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और 4 पर वो आगे है, यानी 6 पर वो उसको बढ़त मिली हुई है। लेकिन जो कांग्रेस है उसने भी अभी खाता खोला है। कांग्रेस को जो है वो संगम विहार सीट से जीत मिली है। तो निश्चित तौर पर अभी जो मुकाबला है आम आदमी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं कंसोलेशन प्राइज है, क्योंकि पिछली बार उसके पास 3 सीटें थी, इस बार वो 4 पर लीड कर रही हैं। तो मुकाबला बहुत कड़ा है और चूंकि इस बार 38% वोटिंग हुई थी तो इसमें जीत और हार का अंतर भी जो है वो कम रहेगा। एक जो सीट है उसमें आम आदमी पार्टी को धक्का इसलिए पहुंचा है क्योंकि शोएब इकबाल जो है उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रत्याशी को खड़ा कर दिया और वो फिलहाल लीड रहे हैं। वो सीट है चांदनी महल की। तो अभी फिलहाल जब पूरे रिजल्ट आएंगे तब ये पता चलेगा, लेकिन एक शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी को थोड़ी सी मायूसी हुई है, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा था कि कम से कम 12 में से जो 9 उसकी सीटिंग सीटें हैं उस पर तो जीत हासिल करेगी, लेकिन फिलहाल वो 6 पर वो लीड कर रहे हैं। जबकि बीजेपी ने इस बार प्रचार में काफी ताकत अपनी झोंकी थी, जितने भी सांसद हैं उनको लगाया था। खुद मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है उन्होंने तमाम सारी जो सभाएं हैं वो उसमें की थी। तो अभी रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा कि किस तरीके से ये रिजल्ट जो है वो बीजेपी के लिए रहता है, लेकिन फिलहाल 6 पर जो बीजेपी है वो लीड कर रही है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिन 12 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां पर 12 पर बीजेपी ने जीत, 9 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 3 पर आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब आंकड़े कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे अब बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। किस तरह से हमने देखा संसद का शीतकालीन सत्र जो है पिछले 2 दिनों से जब से सत्र शुरू हुआ है लगातार हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ नजर आया। आज तीसरा दिन है और आज इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक भी है। एसआईआर के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर आज विपक्षी सांसद जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब विपक्षी सांसद मकर द्वार के पास आए थे, तख्तियां लिए हुए हाथों में एसआईआर का विरोध करते हुए यहाँ पर लगातार स्टॉप एसआईआर लिख रहे थे। लेकिन अब आज देखना होगा कि किस तरह से गठबंधन की जो राजनीति यहाँ पर चल रही है किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, कल जिस तरह से बैठक हुई थी, खुद ओम बिरला ने सबको बुलाया था, उसके बाद क्या आज माना जा रहा है कि आज उस तरह से डेडलॉक की सिचुएशन नजर नहीं आएगी, आज कुछ बेहतर होगा सदन की कार्रवाई का हाल? आप देखिए एसआईआर के मुद्दे पे शायद उतना बड़ा प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन प्रोटेस्ट तो होगा। अभी अब थोड़ी देर में ही जो है अपोजिशन पार्टीज की अपनी एक जो इंटरनल बैठक रोज होती है वो होने वाली है और उसके बाद जब आएंगे तो हमें बताया गया है कि वो जो श्रम कानून है उसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्रम कानून में उनका विरोध ये है कि नेशनल मिनिमम वेजेज जो है 400 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए और मनरेगा को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। राइट टू हेल्थ होना चाहिए, 25 लाख रुपए का कवरेज मिलना चाहिए। तो इन सारी मांगों को लेकर के वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ऐसा हमें बताया गया आपसे थोड़ी देर पहले। लेकिन उसके पहले जब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है उसमें तय होगा, क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे को
छोड़ नहीं सकता है, खासकर कांग्रेस, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर ही जो है इसी महीने एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में की जा रही है। तो अब इसमें वो इस मुद्दे को कैसे संसद में छोड़ सकते हैं, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट तो होगा, किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मनोरंजन, आज देखना होगा कि किस तरह से सत्र आगे बढ़ता है, लेकिन लोकसभा में सरकार और विपक्ष में गतिरोध खत्म हो गया है, ये बड़ी बात यहां पर सामने निकल कर आई है। दोनों ही मुद्दों पर चर्चा के लिए 10 घंटे अब आवंटित किए गए हैं। पहले सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी 150 साल पूरे होने पर, और फिर मंगलवार को एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। तो यहाँ पर अब मनोज, जिस तरह से आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि वंदे मातरम पर यहाँ पर पहले चर्चा होगी और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे उस चर्चा में। जी हाँ, कल जो विपक्ष और सरकार के बीच में बातचीत हुई, जो स्पीकर के कमरे में बैठक हुई, उसमें आप कह सकते हैं गिव एंड टेक किया गया है। मतलब सरकार भी एक कदम पीछे हटी है और विपक्ष भी एक कदम पीछे हटा है, और मीटिंग ग्राउंड ये हुआ कि पहले वंदे मातरम पर चर्चा कर ली जाए, उसके बाद सरकार एसआईआर पे, एसआईआर वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म पर जो है वो चर्चा की जाएगी, जिसमें विपक्ष जो है एसआईआर और उससे संबंधित मुद्दों को उठा सकता है। तो पहले सरकार ने बोला कि पहले वंदे मातरम पे चर्चा करते हैं, और यही डील हुई थी कि पहले वंदे मातरम पे चर्चा हो, उसके बाद बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे आप एसआईआर पे चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद जब इस बात पे सहमति बनी, तब जो है वो टाइम भी तय किया गया। अगले हफ्ते जो है वो सोमवार को वंदे मातरम पे डिबेट होगी, और उसके बाद अगले दिन मंगलवार और बुधवार को जो है वो एसआईआर के मुद्दे पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसको आप कह सकते हैं, उसके मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद ही जाके ये डील स्टक हुई है। और आज से हम उम्मीद करते हैं कि संसद का सत्र चलेगा, कुछ बिल्स लिस्टेड हैं वो भी पास होने हैं, और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ शांत रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज पक्की नहीं होती है। बिल्कुल, तो अब कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद देखना होगा कि आज किस तरह से सदन की कार्रवाई चल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लौटेंगे आपके पास। और अब हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आई एक बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है, जो लगातार अब सुर्खियां बटोर रहा है। बाबरी मस्जिद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर सरकारी पैसों से नहीं, आम जनता के खर्च से बना। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई।